नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 14 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आखिर दुनिया में पहली बार कहाँ पर आयोजित हो रहा है खो खो वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज का सबसे बड़ा न्यूज़ बनाया है दोस्तों। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये याद रखिएगा कि 100% 4-5 महीनों के अंदर जितने भी एग्जाम आप फेस करोगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को इसी क्वेश्चन और इसी न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज लीडिंग द इंडियन मेंस टीम इन द खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो देखिए, ये जो खो खो वर्ल्ड कप है ये पूरी दुनिया में पहली बार आयोजित हो रहा है। और पहली बार कहां पर आयोजित हो रहा है? तो हमारे देश में आयोजित हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पर हमारे जो पुरुषों की खो खो टीम है जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रही है, उसके कैप्टन का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कैप्टन का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, प्रतीक वायकर दोस्तों। प्रतीक वायकर के अलावा एक और खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, प्रियंका इंगले का दोस्तों। ये प्रियंका इंगले जो हमारी महिलाओं की खो खो टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी उसका नेतृत्व करेंगी। तो ये हमारे पुरुष टीम के और महिला टीम के कैप्टन है दोनों, बिल्कुल इनके नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो ये पहला खो खो वर्ल्ड कप है वो भारत के किस प्लेस पर आयोजित हो रहा है। तो ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 जनवरी से लेकर, डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 19 जनवरी के बीच में द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सुपरविजन में आयोजित हो रहा है। इंडियन ओलंपिक की एसोसिएशन की जो हेड है पीटी उषा जी, उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, या कह सकते हो कि इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है दोस्तों। तो भारत इस बार पूरी दुनिया का पहली बार जो है कि खो खो वर्ल्ड कप जनवरी 2025 में आयोजित कर रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए और इसको दिमाग में बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि ये 100% आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में पुरुषों की 20 टीम और महिलाओं की 19 टीम हिस्सा लेंगी, जो 6 महाद्वीपों से आने वाले 24 देशों से बनाई गई हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 कॉन्टिनेंट के 24 जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें पुरुषों की 20 टीमें बनाई गई हैं और महिलाओं की 19 टीम बनाई गई है। अब देखिए, खो खो एक प्रकार का खेल होता है, ट्रेडिशनल खेल होता है, जिसमें हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। मैं ये वाली न्यूज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले एग्जाम में एसएससी अपने स्टैटिक जीके में या डीएसएसबी अपने स्टैटिक जीके में क्वेश्चन 100% पूछेगा कि खो खो के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखिएगा, ये जो 12 खिलाड़ी होते हैं जिनका चयन किया जाता है ऑन फील्ड एक पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ 9 खिलाड़ी ही होंगे। तो उन्हीं 12 में से 9 खिलाड़ी मैदान पे होते हैं, बाकी 3 रिजर्व में रहते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। On which occasion did the महाकुंभ 2025 begin in प्रयागराज in January 2025? तो देखिए 13 जनवरी को, ये डेट फिर से याद रखना है, 13 जनवरी को भारत की बहुप्रतीक्षित मोस्ट अवेटेड जो महाकुंभ है उसका इनॉग्रेशन हो गया दोस्तों। कहां पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश की जो संगम नगरी है प्रयागराज, जहां पे गंगा, यमुना और एक हमारी जो और पवित्र नदी सरस्वती है उनका संगम होता है दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर किस डेट में, अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो किस पर्टिकुलर डेट पर ये स्टार्ट हुआ है? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो ये 13 जनवरी है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको पौष पूर्णिमा बोला जाता है। अब ये पौष पूर्णिमा से लेकर बिल्कुल माघ पूर्णिमा तक चलेगा। और इसका जो इंडअप होगा दोस्तों इस महाकुंभ का, वो 26 फरवरी को होगा, शिवरात्रि वाले दिन। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, या फिर कह सकते हो कि पीपल गैदरिंग है, उसको यहाँ पे प्रयागराज में स्टार्ट कर दिया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इस बार का जो ये ओकेजन है प्रयागराज में महाकुंभ का, वो पिछले 144 सालों में आने वाला एक अलग खगोलीय दशाओं से ग्रहों नक्षत्रों का एक विशेष संयोग बनाता है। तो अब इस तरह का जो संयोग होगा वो 144 साल बाद होगा दोस्तों। तो इसलिए ये और भी जो है कि स्पिरिचुअली देखें
तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस पूरे 1 महीने तक के लगभग चलने वाले इस महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे भी आपको देखेंगे जो सन्यासी या फिर ऐसे तीर्थयात्री भी आपको दिखेंगे जो 1 महीने तक पूरा का पूरा कल्पवास भी धारण करेंगे। कल्पवास का मतलब होता है कि ये उसी गंगा यमुना के संगम के किनारे जो बने होते हैं टेंट या तंबूघर, उसी में रहते हैं और एक सन्यासी वाला जीवन जीते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुंभ मेले की, तो ये जो कुंभ मेला होता है ये हर 3 साल पर भारत के 4 बड़े शहरों में आयोजित होता है। और भारत के 4 बड़े शहर कौन से हैं? जैसे हरिद्वार हो गया उत्तराखंड का, जैसे महाराष्ट्र का नासिक हो गया, जैसे मध्य प्रदेश का उज्जैन हो गया और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो गया। ये बड़ी फेमस नदियों के किनारे बसे हुए प्लेसेस हैं जहां पर जो भी तीर्थयात्री या फिर श्रद्धालु आते हैं वहां पे स्नान करते हैं। जैसे कि हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पूरा का पूरा मेला लगता है, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पूरा मेला लगता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में ये पूरा का पूरा मेला शिप्रा नदी या फिर कह सकते हो कि क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, और प्रयागराज में तो आपको पता ही है ये संगम नगरी है, तो यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है दोस्तों। तो महाकुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ को इतना स्पेशल बना रही है कि इस पूरे के पूरे महाकुंभ एरिया को हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने उत्तर प्रदेश का 76 डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिया। यानी कि इस पूरे एरिया को, जिस पूरे एरिया में कुंभ मेला लग रहा है वो एक अलग जिले के रूप में भी काम करेगा। ये भी आपको न्यूज याद रखनी है। 100% यूपी स्पेशल एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं। देखो ऐसे तो अगर हम परमानेंट देखें तो 75 जिले हैं, लेकिन ये सिर्फ जो 76वां जिला बना है ये सिर्फ कुंभ मेले के लिए बना है। कुंभ मेला जैसे ही 26 फरवरी को समाप्त होगा वैसे 76वें जिले को भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द जेड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन जनवरी 13, यानी कि 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विच विल इंप्रूव ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड स्ट्रेटेजिक रीजन ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख और श्रीनगर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको और आसान करेगा। तो ये जो टनल है दोस्तों ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया 13 जनवरी को। ठीक है, अब इस टनल के बारे में थोड़ी सी चीजें समझते हैं। इस टनल की टोटल जो लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर है और इसका एलिवेशन अगर देखें कि कितनी ऊंचाई पर ये टनल स्थित है तो 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यह टनल किस हाईवे का पार्ट है? तो ये जो श्रीनगर से लेह वाला नेशनल हाईवे है जो जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है उसी पे इसको जो है कि कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस टनल के कंस्ट्रक्शन का जो स्टार्टिंग था 2015 में भारत सरकार की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं उसके द्वारा 2400 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था और फाइनली 6 महीने पहले इसको बनाकर रेडी कर दिया गया था और अब जाकर 13 जनवरी को इसका बहुत ही विधिवत सक्सेसफुली जो है कि इनॉग्रेशन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस अवसर पे आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, साथ ही हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से लेकर और भी तमाम जो गणमान्य लोग थे वो उपस्थित रहे दोस्तों। अब इस पुल के बन जाने से या फिर इस सुरंग के बन जाने से आप देखोगे कि जो गगनगीर और सोनमर्ग के बीच का जो डेस्टिनेशन है या फिर कह सकते हो कि जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो 2 घंटे से घटकर मात्र 15 मिनट का रह जाएगा। क्योंकि पहले लोगों को घूम कर जाना होता था, लेकिन जैसे ही अभी टनल बन जा रहा है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता प्रोवाइड कर देगा, जिससे जो समय लगेगा लोगों का वो बहुत यहाँ पे बचत होगी दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड विथ हाउ मेनी गीगावाट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन इन 2024। तो देखिए इंडिया 2024 एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, जिसमें भारत सरकार ने बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए ये अनाउंस किया है कि भारत की जो ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। और कितने गीगावाट पे पहुंचा है तो बिल्कुल याद रखिएगा 30 गीगावाट दोस्तों। अब ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में यानी पिछले साल ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन था जस्ट 13.75 गीगावाट था। यानी 1 सालों में
हमने जो इंक्रीमेंट किया है वो कितना किया है, 113%। तो हमारी जो इस समय सरकार है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा जो टारगेट है दोस्तों, 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, इसमें बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन ये दोनों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सोलर और विंड। अब अगर हम बात करें कि भारत में सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, राजस्थान। और विंड एनर्जी के मामले में जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है उसका नाम दोस्तों है गुजरात। अब आने वाले एग्जाम में आपसे एक चीज और क्वेश्चन बन सकता है कि ओवरऑल इंडिया के जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें सबसे हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, तो वो आपको बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान। इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और नवीकरणीय ऊर्जा में जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, सोलर एनर्जी का, जिसमें राजस्थान एज वेल आल्सो टॉप करता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has unveiled the हिम कवच मल्टी-लेयर क्लॉथिंग सिस्टम फॉर फोर्सेज इन जनवरी 2025? तो देखिए जनवरी 2025 में भारतीय सैन्य बलों के लिए हिम कवच एक तरीके का ये पूरा का पूरा वस्त्र है जिसको मल्टी लेयर के रूप में डिजाइन किया गया है। तो कौन सी संस्था ने इसको मतलब फॉर्म किया है या डेवलप किया है? संस्था का नाम बिल्कुल याद रखना है, डीआरडीओ। डीआरडीओ का मतलब होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन काम होता है भारत की जो रक्षा क्षेत्र है या फिर डिफेंस सेक्टर है, जो हथियार वगैरह है उनके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करना। तो डीआरडीओ ने फाइनली 13 जनवरी को एक बड़ी न्यूज आ रही है कि इन्होंने एक अपने सैन्य बलों के लिए अलग टाइप का जो है कि वस्त्र या परिधान लॉन्च किया है, जिसको ये लोग हिम कवच कह रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन को क्या करेगा, आसानी से सह सकेगा। अगर आप यहाँ पे इसके देखें तो ये +20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर का रेंज है उसको बहुत आसानी से फेवर करेगा। यानी कि जो हमारे सैनिक हैं वो इस मल्टी लेयर वस्त्र को या फिर कह सकते हो कि जो इनका गारमेंट है इसको पहनकर इतने एक्सट्रीम लेवल वाले कंडीशंस में आसानी से सरवाइव कर सकेंगे। इसके पहले एक और मैंने करंट अफेयर का न्यूज आपको पढ़ाया था कुछ महीने पहले किसान कवच के बारे में। दोस्तों ये किसान कवच भी हमारी सरकार ने इसी तरह का एक सूट जारी किया था जो किसानों के लिए था, जब वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड, जो हार्मफुल पेस्टिसाइड होते हैं जिसको हम खतरनाक रासायनिक बोलते हैं, उनके छिड़काव के समय वो पहनते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप रेडियन गुरुकुल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।